नीतीश या फिर तेजस्वी, किसका सिक्का जमेगा? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो सरकार बीजेपी की नहीं आएगी? बहुत श्योर मैं नहीं हूं एनडीए को लेकर के। 5 से नीचे सीट हो सकता है, उससे भी कम चली जाए। 0 भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रधानमंत्री बनेंगे। 2 से 3 साल के अंदर योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो फिर यूपी की कुर्सी का क्या होगा? प्रबल दावेदार है केशव प्रसाद मौर्य। मोदी जी कहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं फिर? मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। आर्थिक तंगी आने से पहले क्या मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा कुछ आने वाला है? कुंडली का डिटेल एनालिसिस कर लिया जाए तो हमें पहले से बहुत कुछ पता लग जाता है। मैं कब तक यकीन करूँ? मुझे टाइम फ्रेम चाहिए। 15 दिन में आपको करोड़पति बना दूंगा, 15 दिन में आपके करोड़ों के कर्जे उतरवा दूंगा। विश्वास कीजिएगा, 25वें दिन उसका फोन आया, गुरुजी नौकरी लग गई। पैसा चाहिए, क्या कर ले मेरे व्यूवर्स? मैं भरोसा देके जा रहा हूँ, सब कुछ छोड़ दो, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र 2 महीने करो, पैसा है। बहुत बड़ी समस्या चल रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, सबने साथ छोड़ दिया। उस सिचुएशन में ये उपाय कर लेना। 41 दिन पूरे होने से पहले अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो कहना मैं दावे के साथ। कर्जे नहीं उतर रहे जीवन में, श्री गणपति रणहर्ता स्तोत्र करना शुरू करो और आप अपनी पत्नी को अपने लेफ्ट साइड में सुलाओ। आपके लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे भाई। अपना घर गारंटी के साथ हो जाए। पिछले 5 सालों में कई हजार लोगों के घर में मैंने उनको कहा था कि 1.5 साल के अंदर संतान हो जाएगी। कल मेरे पास उनका फोन आया है, प्रेगनेंसी हो गई है। काल सर्प दोष से मुक्ति कैसे मिल सकती है? कि काल सर्प दोष नाम की कोई चीज ज्योतिष के अंदर है ही। देवउठनी एकादशी आ रही है, उस दिन 2 उपाय कर लेना। जिनको भी पैसा चाहिए, जिनको कर्जे से मुक्ति पानी, उस दिन शाम के समय आप देसी घी का एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जला देना। आपकी बहुत सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। शनि से कैसे बचे? 7.5 ढैया से मुक्ति नहीं मिल रही। कच्चे दूध में 2 चुटकी काले तिल डालो रोज सुबह। ज्योतिष कोई मजाक नहीं है, कोई जादू नहीं है। केवल एक क्रैश कोर्स करने से, केवल 1-2 साल पढ़ लेने से कभी ना कोई ज्योतिष बना है, न बना था, न बनेगा। जिंदगी में कई बार ऐसा पल आता है जब ढेर सारी मुश्किलें होती हैं और उन मुश्किलों से निकालने वाला कुछ दिखता नहीं। कहते सब हैं लेकिन करते बहुत कम है। कोई आपको 43 दिन में, कोई 1 हफ्ते में, कोई 2 हफ्ते में, कोई 24 घंटे में भी कुछ का कुछ बनाने का दावा करता है। लेकिन ऐसी बातें आपके जीवन में कितनी होती हैं आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आज ब्रह्मांड के एटीएम से कुछ स्वाइप करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। तो आज आपकी किस्मत को कौन चमकाएगा, कौन बताएगा आपको कि आपने जो ट्रैक चुना हुआ है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आज आपकी जिंदगी को जो डिरेल हो चुकी है उसे पटरी पर लाते हैं और आपको बताते हैं। आज हमारे साथ वो हैं जो ना आपको डराते हैं, ना जो आपको धमकाते हैं और ना जो आपको बेवजह का ढेर सारा लालच देते हैं। आज मेरे साथ हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी। अंकित जी कैसे हैं? सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझको। थैंक यू। ये तो प्रभु की कृपा है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही कह सकते हैं, क्योंकि आवाज किसी के अपने हाथ में नहीं होती है घनश्याम जी। ये तो माँ सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद ही कहा जा सकता है। तो अंकित जी आज पॉडकास्ट में क्या होने वाला है? मैं कहूँ तो बहुत सारे मिथ बस्ट, हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें जो लोग सुनने के लिए शायद तरस गए हैं, क्योंकि लोगों को सुनने के लिए सिर्फ यही मिल रहा है कि 24 घंटे में करोड़पति कैसे बनोगे, धनवर्षा कैसे होगी, जबकि ये सत्य है ही नहीं। इसका ज्योतिष से कोई लेना देना है ही नहीं। क्या संभव है बिना कर्म किए कोई 24 घंटे में करोड़पति बन सकता है? पैसा तो मुझे भी आपसे चाहिए आज। सबको चाहिए और सबसे चाहिए। शायद मैं भी इसी उम्मीद में ये पॉडकास्ट कर रहा हूं। तो ये सत्य है, कलयुग है, बिना पैसे के तो जीवन ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर जा रहे हैं। अगर हमारा ट्रैक ही गलत होगा तो क्या आपको लगता है कि मंजिल हमारी आसान होगी? कभी नहीं हो सकती है। तो चलिए ट्रैक पे आज चलते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत 50 से 55 मिनट आज ऐसे करते हैं जो आज से कभी पहले नहीं हुए। शायद ऐसा ही हो। ठीक है। तो अंकित जी सबसे पहले जो मेरे जहन में सवाल आता है, अंकित त्यागी ऐसी कौन सी एक बड़ी वजह मेरे व्यूवर्स को दें जिससे हम एस्ट्रो पे, एस्ट्रोलॉजर्स पे, ज्योतिष पे और ये प्लैनेटरी सिस्टम पे यकीन करें? 2 प्रमुख चीजें। पहला, कुंडली का बहुत डिटेल्ड और डीप एनालिसिस। अच्छा। दूसरा, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन। तीसरा, डिटेल्ड रेमेडीज। ना कोई शॉर्टकट, ना कोई बहकावा, ना कोई पाखंड, ना कोई ड्रामा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है मेरा। जब तक कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस नहीं होगा आपको सही रास्ता, सही उपाय दुनिया में कोई ज्योतिष नहीं दे सकता। बहुत लोग बैठे हैं जो आपको दुनिया भर के लालच देंगे, दुनिया भर की चीजें आपको बताएंगे, आप ये कर लो, वो कर लो, नाम बदल लो।
न्यूमरोलॉजी से ये कर लो, उससे ये कर लो, 2 लौंग वहां जला दो, 2 कपूर यहां रख दो, कुछ नहीं होता है। ये सब मिथ्या है। ज्योतिष का ये न पाठ था, न है, न होगा। लोग कहते हैं कि हरे पेन से 876 लिख दो, कॉन्फ्लेक्सा बोल दो, या तेज पत्ते पे मन चाहिए अमाउंट लिख के जला दो। ये सब क्या हो रहा है, ड्रामा है? घनश्याम जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। अगर कॉन्वलेक्सा लिखने मात्र से पैसा आता तो पूरे भारतवर्ष में कोई गरीब होता? दूसरी चीज, मैं जहां तक सुन रहा था, मेरी टीम ने मुझे ये सब चीजें सुनवाई, और मैं भी रील्स देखता रहता हूं आजकल, आपको पता ही है रील्स का जमाना है। मैंने देखा कि वो लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि एक बार इटली गए, वहां लोगों को बोलते हुए सुना, वहां से ये इंपोर्ट करके लाए इस वर्ड को। क्यों? हमारे शास्त्रों में कौन सी कमी रह गई थी भाई? नहीं, प्रॉब्लम उनकी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि शास्त्र पढ़े ही नहीं कभी, शास्त्रों को जाना ही नहीं कभी, ज्योतिष पद्धति को कभी जाना ही नहीं। 6 महीने, साल, 2 साल का क्रैश कोर्स करके ज्योतिष बन जाना और फिर खुद को ज्योतिष कहना, तो वो खुद को भी धोखा देना है और लोगों को भी धोखा देना है। तो भैया मैं कहूंगा हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ है। ज्योतिष शास्त्र, बड़े बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े हैं। लेकर के हम बात करनी शुरू करें पराशर शास्त्र से, होरा शास्त्र से, रावण संहिता से, भृगु संहिता से, इतना कुछ है। लेकिन कभी पढ़ा हो तो जाने लोग, पढ़ाई नहीं तो फिर वो यही कहेंगे, कोई कॉन्वलेक्सा बोल लो, कोई ये बोल लो, कोई 876 लिख लो, कोई 349 लिख लो। अगर 876 लिखने से ही पैसा आता तो आज हम और आप यहाँ बैठे होते, ये कैमरे वाले भी यहाँ शूट कर रहे होते, सब 876 लिख के घूम रहे होते ना। क्या जरूरत थी हमें ये सब इतनी मेहनत करने की, आपको यहाँ, मुझे यहाँ बैठने की? शायद नहीं। तो ये चीज लोगों को बहुत समझने की आवश्यकता है। इसको समझिए, ज्योतिष कोई मजाक नहीं है, कोई जादू नहीं है। ज्योतिष आपको गाइडेंस दे सकता है, सबसे बड़ी चीज। अगर आप उस गाइडेंस पर चलते हैं, अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं, तो निश्चित है कि आपको लाभ होगा, आपका भाग्य बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है, और लाखों लोगों का बदला है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, और मेरे जैसे कितने और ज्योतिष हैं जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन बदला है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में मैं ही विद्वान हूं, और बहुत विद्वान लोग हैं। लेकिन आप केवल पाखंड पर, केवल ड्रामे या शॉर्टकट पर भरोसा ना करें। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, भाई शॉर्टकट से कभी सफलता मिली है किसी को आज तक? तो अगर ऐसा है कि भाई ये लिख के किसी भी तेज पत्ते पर जला दो और पैसा, धनवर्षा हो जाएगी, मुझे तो नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो शायद वो लोग भी इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते ना जो ये बता रहे हैं, वो भी यही कर लिए होते। ठीक बात है, ठीक बात है। वैसे हम एस्ट्रो की बात तो करेंगे, लेकिन आज हम पॉडकास्ट को थोड़ा सा टर्न करते हैं। आज हम कुछ पॉलिटिकल हो जाए। बिल्कुल कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जानना है कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य है, मोटा माटी, चाहे उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, ओडिशा, राजस्थान, सब कुछ स्मूथ चलेगा या कुछ गड़बड़ होने वाली है? गड़बड़ के संकेत तो दिखते हैं। घनश्याम जी, अगर मैं बात करूं, आपने स्टेट की बात करी, तो स्टेट की बात कर लेते हैं। जिस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी ने शपथ ली थी, उस समय की कुंडली मैंने बनाई थी, और ये मैंने उसी समय बोल दिया था कि भाई बड़ा मुश्किल है कि 5 वर्ष पूरे कर पाए। तो उनका शासनकाल तो बीजेपी का ही रहेगा, लेकिन 5 वर्ष रेखा जी पूरे नहीं कर पाएंगी, ऐसी बहुत प्रबल उम्मीदें मुझे नजर आती हैं। शायद लगभग 3 वर्ष के आसपास में उनका कार्यकाल खत्म होकर के मुख्यमंत्री का फेस वहां बदला जाना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी में यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आपको पता ही है, वो एक पिटारे में से कुछ एक निकाल के लाते हैं, एक शॉकिंग नेम जो शायद किसी ने ना सुना हो। लेकिन अगर बड़े नेताओं की मैं बात करूं तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की कुंडली काफी स्ट्रांग नजर आती है। कौन बनेगा ये नहीं कहा जा सकता, ये तो फिर उनका शीर्ष नेतृत्व ही जाने। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड की भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, जब उनको ये पूरी जिम्मेदारी पहली बार दी गई थी, तो कई लोगों ने, इवन मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने भी उनसे कहा था भाई ये तो कांटो भरा ताज है, ये ले लिया। लेकिन वो बहुत अश्योर थे, और हमने देखा कि दूसरा मौका भी उनको मिला। आगे क्या देख पा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी को लेकर? पूरे मीडिया में ये चर्चा थी कि कांटो भरा ताज पहनाया गया है और ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, और मैं कहता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी फिर से रिपीट होंगे। कोई बदलाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको बहुत भरोसा है उनके ऊपर, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखिए वो कहां से कहां खुद को लेकर के आए, कहां से कहां स्टेट को लेकर के आए, कहां से कहां पार्टी को लेकर के आए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, ना उनकी कुंडली को ऐसा इशारा कर रही है। बहुत स्ट्रांग उनके ग्रहों की चाल बता रही है कि वो लंबे चलने वाले हैं, और इस राजनीति में बहुत लंबी रेस के घोड़ा उनको कहा जा सकता है। लेकिन अंकित भाई, मुझे पुष्कर सिंह धामी के कामों के हिसाब से नहीं समझना है आपको, मुझे उनकी जो प्लेटनरी सिस्टम है, उनके ग्रहों की स्थिति है, उसके हिसाब से समझना है। क्या वो रिपीट होते दिखाई दे रहे हो, और सबसे बड़ी वजह क्या है? 100% वो रिपीट होते दिखते हैं। उनकी जो कुंडली है, अभी मेरे पास कुंडली का इस समय
पेपर नहीं है मेरे सामने, बट मैं इतना कह सकता हूं जो ग्रहचाल, जो दशा, जो गोचर मैंने उनके एनालिसिस किए हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, निश्चित रूप से वो रिपीट होंगे, ऐसी बहुत प्रबल उम्मीद है। उनकी कुंडली इशारा कर रही है निश्चित रूप से। और बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिना पूरे देश की राजनीति तय नहीं होती है। उत्तर प्रदेश को लेके मैंने करीबन 60 से 65 पॉडकास्ट अब तक किए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रधानमंत्री बनेंगे। ऑलमोस्ट लोगों ने यही कहा है। ऑलमोस्ट लोगों ने ये कहा है। अंकित त्यागी क्या कहते हैं? सर ज्योतिष तो फिर वही है ना, गणनाएं भी वही हैं, तो अंकित त्यागी कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? निश्चित रूप से योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं मान के चलूं तो 2 से 3 साल के अंदर अंदर मैक्स टू मैक्स मुझे नजर आता है। जो उनकी कुंडली मैंने देखी, जो भी मुझे अवेलेबल हो पाया, मुझे नहीं पता कि वो डेटा करेक्ट है या नहीं है, जो भी इंटरनेट से मैं डेटा उपलब्ध कर पाया, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। और अगले 1-1.5 साल में जो मुझे परिस्थितियां नजर आती हैं उनकी कुंडली को देख करके, वो बहुत अच्छे से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद वो सेंट्रल राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में प्रवेश कर जाए। लेकिन केंद्रीय राजनीति में प्रवेश करना और प्रधानमंत्री बनना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर दोनों होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, दोनों होती हुई मुझे नजर आती हैं। 1-1.5-2 साल के अंदर केंद्रीय राजनीति में प्रवेश, और अगले 2 से 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी है उसको सुशोभित करते नजर आएंगे। तो फिर यूपी की कुर्सी का क्या होगा? बहुत टफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी तय नहीं होता, ये आप जानते हैं। देखिए, वैसे तो प्रबल दावेदार हैं केशव प्रसाद मौर्य जी की भी अगर हम बात करें, लेकिन बहुत स्ट्रांग मुझे पोजीशन नहीं नजर आती है। कहीं ना कहीं 50-50 वाला मामला उनका मुझे दिखता है। हालांकि एग्जैक्ट डेटा उनका उपलब्ध नहीं हो पाया, केवल डेट ऑफ बर्थ मुझे मिली, तो जितना एनालिसिस मैं कर पाया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 50-50 मामला लगता है। बहुत स्ट्रांग उम्मीद है मुझे, उनकी नहीं लगती है। अच्छा, तो कोई चेहरा आपके दिमाग में आता है जो यूपी का मुख्यमंत्री बन पाएगा? कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सबकी कुंडली मेरे पास नहीं है, लेकिन जो प्रमुख चेहरे हैं उनका ही हम वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सबका डेटा हमारे पास नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष कोई जादू नहीं है, ज्योतिष एक कैलकुलेशन बेस्ड साइंस है, और कैलकुलेशन के लिए हमें डेटा चाहिए होता है। अगर आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं है तो आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन बात फिर मोदी जी की भी करना जरूरी है। जब आपने योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया तो फिर मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी कहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं फिर? मोदी जी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिव राजनीति से हटकर पैसिव राजनीति की तरफ जाएं, लेकिन वो रहेंगे। प्रबल उम्मीदें हैं कि शायद भारत के राष्ट्रपति बन जाए, ऐसी बहुत स्ट्रांग उम्मीदें नजर आती हैं। आपसे मेरी वार्ता शायद उस समय नहीं हुई, लेकिन 2-3 लोग हैं आप ही के फील्ड के जिनसे मेरी वार्ता हुई थी जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उनको घोषित किया गया था। अच्छा, तब मैंने एक बात कही थी कि मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। तब लोगों ने प्रश्न किया था कि आखिर ऐसा क्या होगा भाई, तीसरा कार्यकाल क्यों पूरा नहीं होगा? मैंने कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूं कि वो 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, और उस बात पर मैं आज भी अड़े हूं। ठीक वो है, निश्चित है। लेकिन बहुत सारे अंकित जी बड़े फैसले हैं जो हम मोदी जी से अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला मुझे दिखाई देता है कि पीओके हमको वापस मिल जाए। कौन से बड़े फैसले आपको दिखते हैं जो आपके हिसाब से राष्ट्रपति बनने से पहले वो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कर देंगे देश के लिए? 99% घनश्याम जी, मैं बहुत विश्वास के साथ ये बोल के जा रहा हूं, पीओके आने वाला है। अच्छा, भारत की कुंडली बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही है, और कहीं ना कहीं मोदी जी की खुद की कुंडली, उनकी मंगल की दशा चल रही है। भारत की कुंडली में भी मंगल की दशा चल रही है इस समय, और मंगल भूमि का कारक भी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि विस्तार होगा भारत का, और पीओके भारत में जुड़ने वाला है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, शायद बहुत ज्यादा नहीं, मैं कहूं तो 2-2.5 साल के अंदर अंदर ऐसा कुछ देखने को मिले। हो सकता है उससे भी पहले हो जाए, ये मैं मैक्सिमम टाइम बता के चल रहा हूँ। उतने समय में आपको ऐसी बहुत सारी सूचनाएं, क्या स्पष्ट आप देख पाएंगे, सूचना का तो छोड़ दीजिए, स्पष्ट आप देख पाएंगे कि पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। और मुझे लगता है कि मोदी जी जाने से पहले करके जाएंगे, ऐसी प्रबल उम्मीद है मुझे लगती है। भी आपने बोला ये साल मंगल का है, तो इस साल में उम्मीद है? नहीं, इस वर्ष में उम्मीद नहीं है बिल्कुल अच्छा। भी। ये साल मंगल का न्यूमरोलॉजिकली है, ओके, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं है। तो अलग अलग होते हैं न्यूमरोलॉजिकली, अगर हम देखें तो कैलकुलेशन अलग होती है। एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के जो उस वर्ष के राजा होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो अलग होते हैं। तो न्यूमरोलॉजिकली मंगल का साल है, बट हाँ, अगर मैं दशा की बात करूं तो अभी चलने वाली है भारत की भी और मोदी जी की भी मंगल की दशा, तो करके जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और आप और हम यही हैं, शायद साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, लेकिन कई प्रमुख चेहरों का जिक्र आपने किया। अगर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन गए जी। और प्रधानमंत्री जी को आपने राष्ट्रपति बना दिया। फिर अमित शाह कहाँ गए? बड़ा प्रश्न है। हालांकि अमित शाह जी की डिटेल्ड कुंडली मुझे नहीं मिल पाई। मैं इनफैक्ट कल ही कोशिश कर रहा था, उससे पहले मैंने प्रयास भी नहीं किया। देखिए, अमित शाह को राजनीति का या बीजेपी का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता। अगर हम जनरल बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उनका अस्तित्व कहीं खत्म होगा या खतरे में आ जाएगा। बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के वो, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्ड कैलकुलेशन या एनालिसिस में उनकी कुंडली का नहीं कर पाया हूं, तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा। बट जनरली देखें तो मुझे नहीं लगता कि उनका अस्तित्व कहीं खतरे में नजर आता है। ठीक है, लेकिन अभी सबसे जो एकदम हॉट टॉपिक है वो है बिहार इलेक्शन आने वाला है। बिहार इलेक्शन में इस बार किसकी बाजी आप लग रहा है कि भाई वो खेल जाएगा, नीतीश या फिर तेजस्वी? किसका सिक्का जमेगा? देखिए, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और मैं ये भी बता दूं कि शायद उनका आखिरी इलेक्शन हो। क्यों होगा, कैसे होगा, प्रभु जाने, उन्हीं की लीला है सब। लेकिन शायद उनका ये आखिरी इलेक्शन हो, इसके बाद वो आपको एक्टिव राजनीति में देखने के लिए ना मिले। और छोटे मोटे इलेक्शंस हों तो बात अलग है, बाकी प्रमुख रूप से मुझे नहीं लगता कि वो एक्टिव राजनीति में रहेंगे। नीतीश जी ये डेफिनेट है, इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये 100% मैं कह सकता हूँ उनकी कुंडली देख करके। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की कुंडली बड़ी स्ट्रांग नजर आती है। अच्छा, हालांकि मुख्यमंत्री बन जाएं ये कहना थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर मैं कहूं तो 60-40 वाला चांस नजर आते हैं। 60% चांस हैं कि तेजस्वी इस बार कुर्सी वहां की जो मुख्यमंत्री की है उसको नीतीश जी से छीन लें। लेकिन 40% चांसेस ना भी कह सकता हूं। बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, बट 100% वाली परिस्थिति अभी उनकी कुंडली में नहीं है, नजर आती है। अभी समय है, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि तेजस्वी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही है कि राजनीति में काफी आगे बढ़ने वाले हैं वो, निश्चित रूप से। तो अंकित जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो फिर सरकार एनडीए की आ रही कि नहीं आ रही? 50-50 वाले चांसेस मैं कहूंगा। बहुत श्योर मैं नहीं हूं एनडीए को लेकर के, हालांकि चांसेस हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की कुंडली बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव काफी प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री बनने का, और कहीं ना कहीं उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है। उनकी दशाएं, उनके ग्रह चाल बहुत स्ट्रांग नजर आते हैं। तो मैं कहूंगा कि दोनों के ही 50-50 चांसेस हैं। श्योर इसलिए मैं नहीं हूं क्योंकि वहां कोई प्रमुख चेहरा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है कि जिसकी कुंडली हम देख पाए। अगर कोई प्रमुख चेहरा होता तो हम तेजस्वी जी और उनकी कुंडली को साथ में रख करके एक गणना कर सकते हैं कि भाई किसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। लेकिन आपको पता है कि वहां कोई चेहरा नहीं है, नीतीश जी बन नहीं रहे इस बार, तो हम किसकी गणना करें? इसलिए हम श्योर नहीं हो सकते मुख्यमंत्री के नाम पर। लेकिन बड़े दल के तौर पे आप कह रहे हैं एनडीए अलायंस नजर आता है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन दो नाम और मेरे जहन में आते हैं जब मैं बिहार इलेक्शन की बात करता हूँ, चिराग पासवान की और प्रशांत किशोर की। प्रशांत जी का बहुत बड़ा दावा था, हालांकि कुछ कुछ चीजें सामने आने भी लगी हैं, लेकिन क्या लगता है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को लेके? प्रशांत किशोर जी, ज्यादा प्रोडिक्शन में क्या ही करूं, 5 से नीचे सीट हो सकता है, उससे भी कम चली जाए। 0 भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, 0 to 5 अगर मैं ऐसे कहूं तो। कुछ बहुत बड़ा कर नहीं पाएंगे। अच्छा, जैसी मुझे उनकी कुंडली इशारा कर रही है, उनकी ग्रहचाल इशारा कर रही है। और चिराग पासवान भी कुछ खास करते हुए मुझे दिख नहीं रहे। कहीं ना कहीं बहुत स्थिति उनकी अच्छी नहीं दिख रही है, स्पेशली इस इलेक्शन में। तो इन दोनों का कोई खास रोल नहीं होने वाला है। बहुत लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी को किंग मेकर बनेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा सीट्स भी निकाल पाएंगे। जैसा मैंने अभी कहा, मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो 0 to 5, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ज्योतिषी गणना के हिसाब से कोई सरप्राइज एलिमेंट आप देख पा रहे हैं, अंडर करंट आप देख पा रहे हैं बिहार इलेक्शन को लेके? सरप्राइज एलिमेंट यही हो सकता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, जो शायद बहुत लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं। स्पेशली नीतीश कुमार जी की पार्टी या भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही है, और जो उनके समर्थक हैं वो भी डेफिनेटली उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो वही एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस या बहुत बड़ा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट मुझे बिहार इलेक्शन में नजर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आप हर कुंडली को पकड़ने की और समझने की मास्टरी रखते हैं। भारत की कुंडली को देख के क्या अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले सालों में? क्या वाकई विश्व विजेता या विश्व गुरु बनने जैसी स्थिति भारत की देख पा रहे हैं? देखिए, अगर हम विश्व गुरु या विश्व विजेता की बात करें घनश्याम जी, तो पहले जैसी चीजें अब नहीं रही। पहले एक महाशक्ति कोई एक कंट्री बन सकता था। आज भी अमेरिका को लोग महाशक्ति कहते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता बहुत लंबे समय तक ये रहने वाला है। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब हर कंट्री, हर देश अपने आप में सक्षम है। मुझे लगता है आज बहुत सारे देश उभर करके आ रहे हैं।
भारत उनमें से एक है। चाइना आगे बढ़ रहा है, रशिया आगे बढ़ रहा है, आप देख ही रहे हैं, इजराइल आप कम नहीं कह सकते। तो ये इस तरह की परिस्थितियों की अगर मैं बात करूं तो वो पहले वाली परिस्थितियां नहीं रहने वाली, लेकिन ये निश्चित है कि भारत अगले आने वाले 5 से 10 सालों में इतना ग्रो करने वाला है जो शायद विश्व के किसी कंट्री ने सोचा नहीं होगा। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा। अभी आप देखिए सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की बात इंडिया में होने लगी, शायद नोएडा में ही कोई प्लांट लगाया गया है, शायद, जहां तक मैंने न्यूज देखी थी, कंफर्म नहीं हूं मैं। तो आप देखिए इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग हब अगर हम कहें तो आने वाले 5 सालों में, 7 सालों में आप बहुत डिफरेंस भारत के अंदर देखेंगे और बहुत अच्छी इकोनॉमिकल ग्रोथ देखेंगे और बहुत अच्छा एक, अगर मैं कहूं तो लोगों का या भारत का एक विश्व में नाम और आगे बढ़ना, जो पिछले 10-15 सालों में बढ़ा है डेफिनेटली, नो डाउट, बट और आगे बढ़ते हुए आप कुछ ही समय में फील करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये तो हमने ओवरऑल आपसे बड़ी बड़ी बातें समझी, लेकिन अब मेरे व्यूअर्स को इंतजार है अपना, क्योंकि शुरुआत वहीं से करते हैं हम। आज हमने थोड़ा सा टर्न किया है। हर आदमी की ख्वाहिश और हर आदमी की चाहत और हर आदमी की जरूरत पैसा है। कई बार ऐसा होता है अंकित जी, अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक से इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है, आर्थिक तंगी आती है। वो आर्थिक तंगी आने से पहले क्या मैं समझ सकता हूं कि ऐसा कुछ आने वाला है? कोई ऐसे लक्षण हमको मिलते हैं? हाँ, और जब वो आर्थिक तंगी आती है तभी हम अस्तित्व में आते हैं, तभी लोगों को ज्योतिष की याद आती है। अच्छा, अगर किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में या इंडिविजुअल पर्सन के? देखिए, कुंडली में दशाओं का, ग्रहों का, गोचर का ये सबसे बड़ा खेल है, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, वैसे वैसे ग्रहों की डायरेक्शंस बदल रही है, इसलिए गोचर होता है, इसलिए दशाएं होती हैं, अंतर्दशाएं होती हैं कुंडली में। तो उसके हिसाब से प्रॉपर एक इंडिविजुअल, अगर मैं कहूं एक पर्टिकुलर चीज सबको इफेक्ट करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर आदमी की अपनी कुंडली है, हर व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कर्मों की पोटली लेकर के पैदा होता है और उसी के हिसाब से उसके ग्रहों की पोजीशन उसकी कुंडली में निर्धारित होती है जब वो जन्म लेता है। तो हर व्यक्ति की इंडिविजुअल कुंडली है। अगर एक बात मैं डेफिनेटली कहूंगा यहाँ पर, अगर कुंडली का डिटेल एनालिसिस कर लिया जाए तो हमें पहले से बहुत कुछ पता लग जाता है। जैसे हम जीपीएस खोलते हैं, हमें पता लग जाता है कि इस रोड पर ट्रैफिक है भाई, हो सकता है कोई और शॉर्टकट रोड निकल रहा है, और हम कई बार ऐसा करते हैं जीवन में, शायद सब लोग करते हैं। बस ज्योतिष आपकी वही मदद करता है और आपको बचा सकता है। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं, मैं हवा में बातें नहीं करता, मेरे पास डेटा है। आप आइए, हजारों कुंडली मेरे पास अवेलेबल है ऐसी, कि जिनको बताया है और उनका जीवन बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि उन्होंने फॉलो किया है। तो 2 चीजें यहां पर प्रमुख हो जाती हैं। पहला है ज्योतिष के पास जाना और उनसे एनालिसिस करना, किसी भी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए। दूसरा जो प्रमुख है, जाते तो बहुत लोग हैं, फॉलो नहीं करते। अब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि प्रिस्क्रिप्शन लिख दो, दवाई नहीं खरीदनी मुझे, तो क्या आपको लगता है आप ठीक हो पाएंगे? तो यहां एक बहुत बड़ा मेरा व्यूअर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि भाई या तो कहीं जाओ मत, अगर जा रहे हो तो फिर मानो उसको, एटलीस्ट कुछ समय तो दो, कोशिश तो करो जानने की। आप प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे, तभी कुछ संभव है, नहीं करेंगे तो फिर संभव नहीं है। ये डेफिनेट है। केवल ज्योतिष के पास जाने से, या आप सोचो किसी ने फूंक मार दी, किसी ने हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया, उससे आपका भला हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस, ग्रहों का डिटेल्ड एनालिसिस और उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज ही आपका भला कर सकती हैं, और कुछ आपका भला नहीं कर सकता। लेकिन अंकित जी, ये अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकता है ना? मैं अगर आपके पास आऊं और बोले सिर्फ यकीन करो, मैं कब तक यकीन करूं? मुझे एक टाइम फ्रेम चाहिए होगा ना? निश्चित रूप से चाहिए, 100% होना चाहिए। और ज्योतिष यही है, एक ज्योतिष, अच्छा ज्योतिष आपको बता सकता है कि आपका आने वाला इतना समय खराब है, उसके बाद आपकी चीजें अच्छी होने वाली हैं। अगर कोई ज्योतिष वही नहीं बता पा रहा है तो फिर सॉरी, क्षमा कीजिएगा, कि फिर वहां जाने से शायद लोगों को बचना चाहिए। बिल्कुल टाइम फ्रेम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मैं 15 दिन में आपको करोड़पति बना दूंगा या 15 दिन में आपके करोड़ों के कर्जे उतरवा दूंगा, तो फिर वो भी समझ जाइए कि वो टाइम फ्रेम गलत है और वो सिर्फ आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो भाई मत बनिए। ठीक है, तो आज हम सब कुछ छोड़ देते हैं, आपकी बात करते हैं। अंकित जी के पास कोई आता है और बताता है भाई मेरी अमुक अमुक दिक्कत है, तो अंकित जी कितने टाइम का समय देते हैं उसको? कितना टाइम फ्रेम देते हैं? डिपेंड्स ऑन चार्ट। जनरली मैं कहता हूं कि 1 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं जब हम रेमेडीज बताते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कुंडली, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम एज वेल। किसी की प्रॉब्लम छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है। कई केसेस मेरे पास ऐसे हैं घनश्याम जी कि जहां 1.5 2 साल से नौकरी नहीं थी लोगों के पास। ये अभी रिसेंट का केस है, इसलिए मुझे याद भी आ गया। वो व्यक्ति 2 साल से 1.5 2 साल लगभग उसके पास नौकरी नहीं थी, और वो कितने ज्योतिषियों के पास गया,
जब वो मेरे पास आया तो खुद नहीं आया, क्योंकि उसका भरोसा उठ चुका। किसी का भी उठेगा भाई। सही सी बात है। उसको कोई लेकर के आया, और जो लेकर के आया वो बहुत पुराना हमारा एक फॉलोअर है, वो लेकर के आए। उसने कहा भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, नौकरी नहीं है, कहाँ से देगा? उसने कहा मैं दे रहा हूँ। उस व्यक्ति ने उसकी कंसल्टेशन चार्जेस जो हमारे थे वो पे किए, और वो लेकर के आया। भगवान की कृपा रही। मैं तो खैर कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं, मैं तो ज्योतिष का विद्यार्थी कहता हूँ खुद को, और जीवन पर्यंत विद्यार्थी ही रहूंगा, क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा अथाह समुद्र है कि शायद जीवन कम पड़ जाए सीखने के लिए, कई जन्म भी कम पड़ जाते हैं। तो वो व्यक्ति आया, उसको हमने उपाय बताया, और मैंने कहा भाई भगवान ने चाहा तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, अगले 45 डेज के अंदर आपके पास नौकरी होगी। उसने कहा गुरुजी अब तो कॉल से आने बंद हो गए, हर कंसल्टेंट के पास मेरा नंबर सेव है, जिसको फ़ोन करता हूँ कुछ नहीं है। अब मैंने कहा वो तो भगवान जाने भाई, आप ये उपाय कर लो। 41 दिन का मैं आपको उपाय बता रहा हूँ और 45 डेज का टाइम दे रहा हूँ। सर विश्वास कीजिएगा 25वें दिन उसका फ़ोन आया, गुरुजी नौकरी लग गई। उसके बाद अगले दिन वो व्यक्ति लड्डू लेकर के आया। मैंने कहा भाई आपकी नौकरी जब पहली सैलरी आती तब ले आते। तो उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। सोचिए क्यों? क्योंकि उसको सही गाइडेंस ही नहीं मिल पाई। सब बेवकूफ बना रहे थे। कोई उसको पुखराज पहना रहा था, कोई उसको पन्ना पहना रहा था, कोई उसको दुनिया भर के लौंग जलाने वाले, कपूर जलाने वाले उपाय बता रहा था। अरे भाई किसी ने देखा ही नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ है कुंडली में, कोई रूट कॉज तक गया ही नहीं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, मेरा ज्योतिषियों से भी निवेदन है भाई, स्पेशली जो पुराने ज्योतिष हैं वो तो लगभग सब परिचित हैं और सब विद्वान हैं, लेकिन जो नए ज्योतिष बन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप ज्योतिष बनिए, इस फील्ड में आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस फील्ड का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हो तो क्षमा कीजिएगा आप कभी एक सफल ज्योतिष नहीं बन पाएंगे। यहां एक मकसद दूसरा भी होना चाहिए, जो है सेवा भाव। अगर आप सेवा भाव से जुड़े नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आपकी प्रोडक्शन कभी सही नहीं हो सकती। केवल एक क्रैश कोर्स करने से, केवल साल 2 साल पढ़ लेने से कभी ना कोई ज्योतिष बना है, न बना था, न बनेगा। ज्योतिष रिसर्च का विषय है और जीवन पर्यंत आपको रोज रिसर्च करनी पड़ेगी, रोज ज्ञान आपको चाहिए ही चाहिए, रोज आपको नई नई चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। पहले लोग, जब हम लोगों ने ज्योतिष पढ़ी तो हमने पहले पंचांग पढ़ना सीखा, फिर ज्योतिष पढ़ी। अभी आप देखो जो लोग छोटे छोटे कोर्स कर रहे हैं वो पहले ज्योतिष पढ़ते हैं फिर पंचांग पढ़ना सीखते हैं, जबकि बिना पंचांग पढ़े आप ज्योतिष की ABCD भी नहीं सीख सकते। सत्य है। आज भी मैं सुबह उठता हूं, मेरे पास मोबाइल है, ऐप है, सब कुछ है, लेकिन मैं आज भी सुबह उठता हूं तो पंचांग खोलता हूं, प्रॉपर जो बुक होती है वो मैं खोलता हूं और सुबह रोज देखता हूं, जबकि मुझे पता होता है नेक्स्ट डे लगभग क्या होगा, क्योंकि पिछले दिन का पंचांग मैं देख चुका हूं, लेकिन वो मेरे रूटीन में शामिल है। मैं रोज सुबह उठ करके पंचांग देखता हूं ताकि मुझे आइडिया रहे कि आज ग्रहों की चाल क्या होने वाली है, उसके बाद मैं अपने काम की शुरुआत करता हूं। तो ये सभी ज्योतिषियों से मैं कहूंगा, स्पेशली जो नए ज्योतिष बन रहे हैं, भाई पंचांग को महत्वता दो, बिना पंचांग के ज्योतिष अधूरा है। ठीक है, आप कभी एक्यूरेट प्रेडिक्शन, लेकिन मुझे रेमेडीज भी आपसे चाहिए। बिल्कुल। पैसा चाहिए, क्या कर ले मेरे व्यूवर्स? थोड़ा तो यकीन आपको दिलाना पड़ेगा ना। 100% आपके पास आएंगे 100%। तो मैं ये कह रहा हूं, कुछ बताइए ऐसा कि पैसा आने लगे। मैं भरोसा देके जा रहा हूं जी। सब कुछ छोड़ दो, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करना शुरू कर दो, 2 महीने करो, पैसा आ जाएगा। कहां से आएगा नहीं पता, भगवान जाने। करके तो देखो भाई, केवल 3 6 9 लिखने से, कपूर जलाने से नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूं शास्त्रों के उपाय करो, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, आप करके देखो। और दूसरा उपाय बता देता हूं, बहुत बड़ी समस्या चल रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, सब संकटों से घिर चुके हो, सारे रास्ते बंद हो गए, सबने साथ छोड़ दिया। उस सिचुएशन में ये उपाय कर लेना, लेकिन केवल उसी परिस्थिति में करना जब बहुत विकट परिस्थिति हो। 41 दिन का ये उपाय है। 41 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और कोशिश करना कोई भी अशुद्ध आहार का सेवन आप ना करें किसी भी रूप में। और आपको क्या करना है, रोज रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे एक फिक्स टाइम पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। संकल्प ले लें पहले दिन, प्रभु मेरी एक परेशानी है, इसको दूर करें, और आप वो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। एक शर्त है, स्थान सेम रहना चाहिए 41 दिन, और समय भी सेम रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। ओके। आप कर लो। 41 दिन पूरे होने से पहले अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो कहना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, करके देखो, निश्चित रूप से होगा। और बता देता हूं, कर्जे नहीं उतर रहे जीवन में, श्री गणपति रणहर्ता स्तोत्र करना शुरू करो, पढ़ो रोज सुबह, पढ़ो तो सही। आप 3 महीने कर लो श्री गणपति रणहर्ता स्तोत्र का पाठ, और 7 बुधवार लगातार गणपति जी के मंदिर में पान का भोग लगा देना। देखो कैसे रास्ते नहीं खुलते। रोज सुबह उठते हो, हम उठते ही क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं। थोड़ी दिनचर्या बदलो भाई, थोड़ी दिनचर्या बदलोगे तो जीवन बदलेगा। आप रोज सुबह जब उठते हो, सबसे पहले उठो, अपने हाथों को देखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम।
उसके बाद चलो थोड़ी सी मैं आपकी बात को या आपके पॉइंट को टर्न कर रहा हूं, थोड़ा स्वर विज्ञान पर आ जाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं घनश्याम जी, तो हमारी कोई एक नाड़ी चल रही होती है। राइट वाली को हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी और लेफ्ट वाली को बोलते हैं चंद्र नाड़ी। अच्छा। और ये स्वर विज्ञान की बात है। आप जब सुबह उठें, आपकी जो भी नाड़ी चल रही हो, इजी करने के लिए मैं बता रहा हूं, राइट या लेफ्ट, उसी पैर को आप पहले जमीन पर रखें और उसी हाथ से धरती मां को प्रणाम करें और अपने दिन की शुरुआत कर दें। 2 महीने में फर्क दिख जाएगा निश्चित रूप से। सर ये वो विद्या है, इसी विद्या से हमारे जो ऋषि मुनि थे वो श्राप और आशीर्वाद तक दे देते थे। अच्छा। और ये आज भी संभव है। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है, रिसर्च की जरूरत है, लोग करते नहीं है। आप मार्केट जाते हो, आप कुछ खरीदते हो, मैं कहता हूं जब आप कुछ खरीदने जा रहे हो तो कोशिश करो कि उस समय आपकी चंद्र नाड़ी चल रही हो। अच्छा। क्योंकि चंद्रमा स्थिरता का प्रतीक है, वो चीज आपके पास लंबे समय तक टिकेगी। चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए जा रहे हो, चाहे आप कोई गोल्ड या कोई सिल्वर या कोई ऐसी चीज खरीद रहे हो जो आप चाहते हो आपके पास लंबे समय तक रहे। हाँ, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो फिर आप तब करें जब सूर्य नाड़ी चल रही हो, क्योंकि वो आपको चीज अपने पास रखनी नहीं है। आप ये करके देखो, निश्चित रूप से 100% सटीक बैठेगी, कोई चांस ही नहीं फेल हो जाए। पर चंद्रमा को तो चंचल कहा जाता है, आप स्थायित्व मन का चंचल कहते हैं, लेकिन शांति का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, मन की चंचलता प्रदान करता है। अरे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब होते जा रहे हैं, उसके लिए मैं इसका एक उपाय, बहुत अच्छा उपाय बता देता हूं। आप कोशिश करो कि आपकी जो पत्नी है वो आपके लेफ्ट साइड में ही सोए रात को, जब आप अपने बेडरूम में सोते हैं। क्यों? अगर आपकी, क्योंकि रात को कोशिश करिए कि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो, प्रयास ये कीजिए। अगर नहीं है तो उसका बहुत अच्छा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जो भी नाड़ी आपको एक्टिव करनी है, एक वो स्माइली बॉल्स आती है, वो आप यहाँ पे रखिए, पॉइंट होता है, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और आप उसको दबा लीजिए, वो थोड़ी देर में आपको चेंज हो जाएगी आपकी नाड़ी। या फिर आप ऐसे प्रयास भी कर सकते हैं, 50-60 बार सांस लेंगे तो भी चेंज हो जाती है। वैसे तो अगर कुछ समय आप अभ्यास करें और फिर आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दें कि ये वाली नाड़ी एक्टिव हो, तो अपने आप हो जाती है। बट ये अभ्यास का विषय है, हर कोई एकदम से नहीं कर पाएगा, तो उनके लिए मैंने तरीका बता दिया। आप कोशिश करें जब आप रात को सोएं तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बड़ा अच्छा उपाय है, करके देखो। और आप अपनी पत्नी को अपने लेफ्ट साइड में सुलाओ, आपके लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे भाई, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। अब आप राइट साइड में सुला रहे हो, सूर्य क्या है, अग्नि तत्व है भाई, वहां तो दिक्कतें आएंगी, झगड़े होंगे, परेशानियां बढ़ेंगी। करके तो देखो, ये छोटी छोटी चीजें, और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ये सब लॉजिकल और हमारे शास्त्रों में है। एक भी चीज मैं ऐसी नहीं बताता हूं जो हमारे शास्त्रों में ना हो, या जो इलॉजिकल हो, या जो नॉन साइंटिफिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन एक ख्वाहिश सबकी ये भी होती है कि अपना घर हो जाए, और कई बार बहुत कोशिशें होती हैं, इवन आप टोकन मनी भी दे देते हैं, डील रिजेक्ट हो जाती है। अपना घर गारंटी के साथ हो जाए। भगवान के आशीर्वाद से, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, पिछले 5 सालों में कम से कम कई हजार लोगों के घर बने। जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय से मैं तो कुछ नहीं हूं, करने वाले प्रभु हैं, और मैं सारे उपाय भी वही बताता हूं। कोई चाहे कि मैं किसी का भला कर दूं या आप कर दें, घनश्याम जी ऐसा संभव ही नहीं है। हम तो एक आम इंसान है, ठीक बात है, हम तो माध्यम मात्र हो सकते हैं। जब सारे रास्ते आपको लग रहा हो कि बंद होते जा रहे हैं, घर नहीं बन रहा, लाख प्रयास करें। एक तो यह कि आप प्रयास ही नहीं कर रहे, तो भाई कहीं आसमान से कोई टपका के रजिस्ट्री आपके नाम नहीं कर जाएगा। लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं, पैसे भी हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा, ऐसे बहुत केसेस आते हैं। उस केस में आपके घर के आसपास यदि किसी मंदिर में कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा हो, तो वहां अपनी इच्छा से शनिवार के दिन 1 बोरी, 4 बोरी, 10 बोरी, जितना आपका मन करे, सीमेंट के कट्टे दान कर देना, आपका घर बन जाएगा। 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर चले जाना, वहां 1.25 किलो लाल फलों का भोग लगाना, और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके कहना, प्रभु मेरा घर का कष्ट है, इसको दूर करो। निश्चित रूप से उसी से पहले ही कहीं ना कहीं से रास्ते खुल जाएंगे, योग बनने शुरू हो जाएंगे। ये 2 बड़े प्रबल उपाय हैं, और शायद फेल नहीं हुए आज तक, करके देखो। ठीक है, लेकिन कई बार परिवार बढ़ाने में, संतान की उत्पत्ति में बहुत बड़ी बाधा आती है। बिल्कुल, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, या बच्चा पैदा होने के बाद भी नहीं रहता, जीवन में किलकारी आ जाए बच्चे की, कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन काफी केसेस ऐसे हैं घनश्याम जी, जिनको शायद 10-15 सालों तक शादी के बाद बच्चे नहीं थे, और उन सब की कुंडली भी मेरे पास अवेलेबल हैं। अभी बिहार से एक व्यक्ति आए थे, और लगभग उनकी शादी को 12-13 साल हो गए थे।
और ऐसा नहीं कि मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया उन्होंने, सब ट्राई किया, किसी ने रेफर किया तब वो आए, उन्होंने फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा कि हम मिलना चाहते हैं, दिल्ली हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ रिलेटिव्स रहते हैं दिल्ली में, तो हम आएंगे तो आ सकते हैं। तो मैंने कहा आप आइए फिर मिलिएगा, क्योंकि फ़ोन पर उतनी बातें अच्छे से नहीं होती, आप आइए। वो लोग आए, मैंने उनको कहा था कि 1.5 साल के अंदर संतान हो जाएगी। सर कल मेरे पास उनका फ़ोन आया है, प्रेगनेंसी हो गई है, जो पिछले 12-13 सालों में नहीं हुई। मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने कहा चालू रखिएगा, वो मत छोड़िएगा भाई, जो उपाय बता रहा हूँ वो साथ में कर लेना। देखिए अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो क्योर आप मेडिकल ट्रीटमेंट से ही होगे। ज्योतिष आपकी हेल्प कर सकता है कि वो इफेक्टिव हो जाए। कई बार आपने देखा होगा दवाएं असर ही नहीं करती, वहां एक ज्योतिष आपकी हेल्प कर सकता है। आप सोचें कि केवल ज्योतिष के पास जाकर के, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आंखों की रोशनी कम हो गई, मैं कहता हूँ भाई मैं क्या करूँ, आप आंखों वाले डॉक्टर के पास जाओ, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा फील्ड ही नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है वो, सही बात है, ना मैं मेडिकल एक्सपर्ट हूँ। तो ये मैं सभी लोगों से कहूंगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन सोशल मीडिया पर रोज के सैकड़ों आते हैं। कोई कहता है जी मेरे मुंह में छाले नहीं जा रहे, कोई कहता है मेरे आंखों की रोशनी कम हो गई, कोई कहता है गुरुजी मेरी कमर का दर्द नहीं जा रहा। मैं उन सब लोगों के लिए बता रहा हूँ भाई, उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्योतिष का विषय ही नहीं है। ज्योतिष क्या उसमें आपकी मदद करेगा, कोई संभावना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है वहां जाने का। तो आप डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको दवाएं असर नहीं कर रही तब आप एक ज्योतिष की मदद लें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, अगर वो रेमेडीज इफेक्टिव हैं या कुंडली का एनालिसिस अच्छे से किया गया है तो। और इतनी ईमानदारी कैसे आती है? मैंने अभी एक बात कही थी घनश्याम जी कि ज्योतिष केवल फाइनेंस का या आपकी अर्निंग का विषय नहीं है, एक भाव का विषय है। जब कोई व्यक्ति हमारे पास इतनी उम्मीद लेकर के इतनी दूर से आता है तो आप सोचिए कि आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। एक व्यक्ति इतनी दूर से हमारे पास चल के आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात, कुछ तो भरोसा होगा ना उसका। सही बात है। तो हमारी जिम्मेदारी किस लेवल की होनी चाहिए वो बहुत बड़ा मैटर करती है। और जब सबसे हार जाते हैं तब आपके पास, तब हमारे पास आता है व्यक्ति, तो वो कितनी उम्मीदें लेकर के आता है, उसको ऐसा लगता है कि शायद यहीं से कुछ भला हो जाए और फिर उसका भला हो जाए। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप बनाइए, आपका प्रोफेशन है, आप पैसे कमाइए, सब कमाते हैं, मैं भी कमाता हूं भाई। मैं कह दूं कि मैं ज्योतिष से पैसे नहीं कमाता, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लिमिट में कमाइए, तरीके से कमाइए, किसी के साथ फ्रॉड करके, धोखा करके, किसी को जबरदस्ती जेमस्टोन लाखों लाखों रुपए के बेच के या लाखों लाखों रुपए की फालतू की रेमेडीज करा करके, भैया पिछले जन्मों के कर्म अब भर रहे हो, अब के कब भरोगे। घनश्याम जी मेरी तो एक ही इच्छा है कि भगवान करे आखिरी जन्म हो और परलोक गमन हो जाए, वैकुंठ धाम चले जाएं, दोबारा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन भी मिलता है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद तो ये मानव जन्म मिला है, अब दोबारा इच्छा नहीं है, प्रभु करे कि वहीं बस समाप्ति हो जाए। वो कब होगा? जब आपके भाव ऐसे होंगे, ठीक बात, जब आप मानव सेवा को सर्वोपरि रखेंगे। और हमारे तो शास्त्रों में लिखा है नर सेवा नारायण सेवा। अगर आप इंसानों को ही अपना नहीं बना सकते, अगर आप जीव जंतुओं की ही सेवा नहीं कर सकते, आपके मन में दया भाव ही नहीं है, तो भगवान भी आपसे कभी खुश नहीं होंगे। आप लाखों रुपए के मंदिर में छत्र चढ़ा लेना, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अंकित जी अक्सर जब एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कई दोष वो हमको बताते हैं हमारी कुंडली में है, जिसमें एक काल सर्प दोष और पितृदोष इतना कॉमन है, वो हर कुंडली में निकल जाता है। सर काल सर्प दोष से मुक्ति कैसे मिल सकती है? सर आपके दर्शकों के लिए बहुत बड़ी चीज बता दूं कि काल सर्प दोष नाम की कोई चीज ज्योतिष के अंदर है ही नहीं। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है और भ्रमित करने वाली एक क्रिया, या इसको भ्रमित करने का एक तरीका कह सकते हैं। आप कह रहे हैं दोष ही नहीं है? जी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कहाँ इसका वर्णन है? मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई ज्योतिष मुझे दिखा दे, कहीं वर्णन ही नहीं है। ये सिर्फ एक सर्प योग होता है, जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, और वो भी हर किसी के लिए खराब नहीं होता। सर वो अपने वजन के हिसाब से तुलादान कर दो या फिर नाग नागिन का जोड़ा प्रवाहित कर दो, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बताई जाती हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा घनश्याम जी, यहाँ तुलादान करना कभी खराब नहीं हो सकता। अच्छा, देखिए दान का तो बड़ा महत्व बताया गया है। हाँ, तो दान करना अगर कोई बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस योग के लिए, काल सर्प योग के किसी भी चीज के लिए अगर आप किसी को दान करते हैं तो वो कभी खराब नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि लाखों रुपए इसको खत्म करने में लगेंगे, तो वो बेवकूफ बनाया जा रहा है। और पितृदोष होता है सर? पितृदोष होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। पितृदोष कितना प्रबल है? देखिए पहले तो जो पितृदोष है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है। तो अगर हमारे पिताजी की कुंडली में है और अगर उन्होंने उचित उपाय नहीं किए तो ऐसा होता है कि बच्चों की कुंडली में भी देखा जाता है। ये बहुत कॉमन है। लेकिन पितृदोष होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर उसका सही समय पर सही निवारण किया जाए तो आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। उसका एक बहुत प्रबल उपाय मैं बता देता हूँ, बहुत आसान सा उपाय। जिनको पितृदोष की ज्यादा पीड़ा है
और जो चाहते हैं कि उनके लाखों रुपए खर्च ना हो, उनके लिए ये उपाय बता रहा हूं। घर की जो मुख्य महिलाएं हैं वो हर शनिवार को थोड़े से चावल बॉईल कर लेने, राइस उतने ही बॉईल करें, उसमें से खाने के लिए नहीं निकालने। अच्छा। उसमें 2-3 चम्मच घी डाल दें बॉईल होने के बाद, और थोड़ी सी शक्कर, पिसी हुई चीनी, और उसको कौवों को या पक्षियों को खिलाना शुरू कर दें हर शनिवार। कितना ही प्रबल पितृदोष हो, खत्म हो जाएगा। और एक उपाय बता देता हूं, ये भी घर का कोई मुख्य आदमी कर सकता है। रात को जब आप सोने से पहले घर की किचन में पानी भर के रख दो। अच्छा। या तो किसी बाल्टी में भर के रख दो अगर आपका अपना घर है तो, और सुबह उठो सूर्योदय से पहले उस पानी से जो घर की आपकी मेन गेट है उसको धो दो। कहते हैं कि हमारे पितृ पूरी रात हमारे दरवाजे पर इंतजार करते हैं, और अगर हमारी किचन के पानी के छींटे उनको मिल जाएं तो वो तृप्त होकर के पितृलोक चले जाते हैं और हमें खुशियों का आशीर्वाद दे जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। ठीक बात। अगर अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि हमारा तो घर नहीं है, हमारा तो फ्लैट है, हम तो एक बाल्टी पानी नहीं गिरा सकते, तो आधा गिलास भर के रख सकते हो, वो छिड़क दो और पोछा लगा। लेकिन सर हम कई बार कहते हैं हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है और किस्मत में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अंकित त्यागी के पास कोई ऐसा उपाय है कि किस्मत में लिखी हुई दरिद्रता, गरीबी, तंगहाली बदल देंगे आप? होए वही जो राम रच राखा। ये निश्चित है कि जो लिखा है वो होकर रहेगा। दुनिया में कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन आप मेरे पास आएंगे ही तब जब आपकी किस्मत में वो लिखा होगा। तो मैं तो माध्यम बनूंगा, वरना आप मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मेरे तक क्या, कहीं भी अच्छी जगह तक। आप एक अच्छे डॉक्टर के पास भी तभी पहुंच पाएंगे जब वो लिखा हो, तो वो भी आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हो। लेकिन इस साल को लेके यानी 2025 को लेके बहुत सारी बातें शुरू से कही गई, लोग डरे भी, घबराए भी, लेकिन अब कुछ ही महीने बचे हैं। क्या इन बचे हुए महीनों में हम अपनी डेस्टिनी अनलॉक कर सकते हैं या कुछ बढ़िया कर सकते हैं? देवउठनी एकादशी आ रही है, उस दिन के लिए एक प्रबल उपाय बता देता हूँ। उस दिन 2 उपाय कर लेना। जिनको भी पैसा चाहिए, जिनको भी घर में बीमारियों से छुटकारा पाना है, जिनको कर्जे से मुक्ति पानी है, वो लोग ये उपाय कर लेना। एक तो उस दिन तुलसी पूजन बहुत महत्वपूर्ण है, तो सुबह सुबह माँ तुलसी को एक देसी घी का दीपक जला देना और साथ में दूध मिश्रित जल जरूर चढ़ा देना। दूसरा, उस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, जनरली पीपल के वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक नहीं जलाया जाता, सरसों के तेल का जलाते हैं लोग जी। उस दिन शाम के समय आप देसी घी का एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जला देना, आपकी बहुत सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन इसी बार कुछ दिन पहले ही कई पॉडकास्ट में मेरे ही कई एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि भाई इस बार शनि की 7.5 और ढैया जिन लोगों पे आएगी तो काफी नुकसान हो सकता है। शनि को लेकर भी असल में बहुत डराया जाता है। शनि से डरें कि उनकी पूजा करें, या फिर शनि से कैसे बचे? सीधा सवाल। शनि कर्म फल दाता है, और जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे। ठीक है। किसी का बुरा मत करो, शनि आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। अपने से नीचे वाले लोगों को हमेशा उनको इज्जत दो, उनसे प्यार से बात करो, उनका रिस्पेक्ट करो। शनि आपको कभी खराब फल नहीं देंगे। अगर शनि किसी वजह से कुंडली में परेशान कर रहे हैं तो मैं बहुत प्रबल एक उपाय जो मैं हमेशा से बताता रहा हूं, रोज सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। शास्त्र कहते हैं कि जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको शनिदेव परेशान नहीं करते। 7.5 ढैया से मुक्ति नहीं मिल रही, सारे उपाय करके देख लिए। कच्चे दूध में 2 चुटकी काले तिल डालो, रोज सुबह शिवलिंग पे चढ़ा दो, 3 महीने चढ़ा देना, 7.5 के इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म। लेकिन ऐसे ही घर की नेगेटिविटी भी दूर करनी है। घर में पैसा भी है, समृद्धि भी है, किसी तरह का कोई क्रंच नहीं है, लेकिन एक अजीब सा माहौल है जो हमको परेशान करता है। घर की नेगेटिविटी को कैसे समझो और कैसे इसको दूर कर दें? अगर घर में आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिव माहौल बना हुआ है तो हर शनिवार जो पोछे का पानी है जिससे आप पोछा लगाते हैं उसमें 3-4 चम्मच नमक डलवा दिया करें, उससे पोछा लगवाएं। दूसरा, कोशिश करें आप, पीली सरसों आती है मार्केट में, थोड़ा सा अगर गाय के गोबर का कंडा या उपला जो बोलते हैं, कुछ जगह कंडा बोलते हैं, कुछ जगह उपला बोलते हैं, वो मिल जाए, थोड़ा सा टुकड़ा एक उसका ले लो, उसको अच्छे से गैस पर लाल कर लेना है। किसी प्लेट, तस्तरी, बड़ी सी थाली में रखो, उसके ऊपर जरा सा कपूर डालो थोड़ा सा, और थोड़ी पीली सरसों, उसका धुआं पूरे घर में घुमा दो। अगर हो सके तो हर शनिवार करते रहना, नेगेटिविटी आपके घर में टिकेगी नहीं। दूसरी चीज, नेगेटिविटी एंटर कहाँ से करती है? हमारे घर के मेन गेट से। अपने मेन गेट को बहुत साफ रखो, क्लीन रखो। दूसरा, मेन गेट के पास कभी भी डस्टबिन न रखा हो। अगर वो रखा होगा तो आपको परेशानी आएगी, ये ध्यान रखें। या घर में घुसते ही सामने आपके डस्टबिन या झाड़ू किसी को दिखने नहीं चाहिए, वो करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो एक पोर्शन तो नेगेटिविटी का है, लेकिन दूसरा कई बार भूत प्रेत, आत्मा और कई तरह की और चीजें जो परेशान करती हैं, ये चीजें होती हैं? 100% होती हैं, 100% होती हैं। और ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं, बहुत कॉमन है। कल ही एक केस आया था, लगभग 13 साल से वो महिला डिप्रेशन में है। अच्छा। और कल उनके हस्बैंड आए, वो कहते हैं मैं आज भी ज्योतिष को नहीं मानता। ये मेरे जबरदस्ती करने लगी कि नहीं मुझे जाना है, या आपको फॉलो करती हैं। तो वो आए मेरे से मिलने, मैंने कहा चलो हम दिखा रहे थे।
2 मिनट भी नहीं लगे, वो सामने आ गया जो भी कुछ था। और उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का रहा होगा जो भी हमने किया। उसके बाद उनके हस्बैंड ने कहा मैंने 13 साल से इतने इनको खुश नहीं देखा जितना अब है। सोचिए क्यों नहीं होता, सब कुछ होता है, 100% होता है। तो इस तरह की आत्मा आपको परेशान ना करे या ये नेगेटिविटी परेशान ना करे, हम पहले से कोई प्रिकॉशन ले सकते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा पढ़ो, ये शक्तियां आपको परेशान करेंगी ही नहीं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपको परेशान करती है तो उसका भी कुंडली में योग होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में वो योग नहीं है तो नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। अगर कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा है तो उसके भी उपाय कुंडली से किए जा सकते हैं। कोई जेनरिक उपाय समझ में आ रहा है अंकित जी जो हम हनुमान चालीसा करें, कोशिश करें कि जब भी आप अपने घर से निकलें भगवान का नाम लेकर के निकलें। मैं एक उपाय बहुत प्रबल बताता हूं घनश्याम जी, जो हमेशा मैं कहता रहा हूं सारे कार्यों के लिए, नेगेटिविटी से भी बच जाएंगे और सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जब सुबह आप घर से निकलें, आप 1 मिनट के लिए अपने घर के मंदिर के सामने खड़े हों, कहें कि प्रभु आज का मेरा पूरे दिन का ये एजेंडा है, मैं ये करने वाला हूँ आज पूरे दिन, बाकी आप ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, शाम को लगभग इतने बजे तक घर वापस आऊंगा। शाम को आए, हाथ मुंह धोकर के आप मंदिर के सामने खड़े हो, प्रभु आज मैं ये करने गया था, ये कर पाया, ये नहीं हो पाया, अब बाकी कल करूंगा, आप देख लो। इतना करना शुरू कर दो, आप करके देखो 1-2 महीने, आपको लगेगा कि प्रभु साक्षात आपके साथ चल रहे। तो अंकित जी जीवन में वैसे कई बार रिश्ते होते हैं और कई एस्ट्रोलॉजर से समझाते भी है कि भाई मियाँ बीवी के रिश्ते में खटास है तो इस तरीके से दूर करे, लेकिन जीवन में उसके अलावा भी बहुत गम है। अगर किसी का भाई के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है और अपने भाई से मुक्ति चाहता है कि भाई तुम अपनी राह मैं अपनी राह, नुकसान नहीं चाहता उसका, लेकिन चाहता है कि ये मेरे जीवन में ना रहे, कुछ हो सकता है अंकित जी? देखिए जीवन में ना रहे तो भाई रहेगा, जीवन से चला जाए ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हो तो आप अपने मंगल को सुधार लो। अगर आपने अपना मंगल ग्रह अच्छा कर लिया तो निश्चित रूप से आपके रिश्ते टॉक्सिक नहीं रहेंगे। आपकी आपस में बने ना बने वो अलग मैटर है, लेकिन आपके रिश्तों में बीच में दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, ये निश्चित है। मंगल के उपाय कर लो, उसके लिए सबसे अच्छा है हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहां जाकर के उनसे कहो कि प्रभु मेरे कष्टों का निवारण हो। अगर हो सके तो 1.25 किलो लाल मसूर की दाल 3 मंगलवार लगातार हनुमान जी के मंदिर में दान कर दो, भाई भाई के रिश्ते ठीक होने शुरू हो जाए। लेकिन भाई भाई के रिश्ते कई बार प्रॉपर्टी पे बिगड़ जाते हैं। और एक भाई दूसरे भाई को कुछ ना देना चाहे या नहीं मिल रहा हो तो पैतृक संपत्ति से अपना हक कैसे दिलवाएंगे अंकित जी? पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए कुंडली के कुछ भाव विशेष रूप से जिम्मेदार होते हैं और कुछ ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। सबका वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ जनरल रेमेडीज मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, सबसे पहले आप रोज सुबह ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें 108 बार और सूर्यदेव को जल देना शुरू करें। आप धीरे धीरे कुछ महीनों में देखेंगे कि आपकी पैतृक संपत्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी का जो आपका हक है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट में आप फंसे हुए तो उसके लिए अलग उपाय बता रहा हूँ। शनिवार के दिन अपनी पहनी हुई लेदर की कोई भी चप्पल या जूता जो आपने पहना हो लेकिन फटा कटा ना हो, लेकिन कुछ बार आपने 2-4-6 बार पहना हो, कि चुपचाप किसी भिखारी को दान दे देना बिना किसी को बताए। कोर्ट केस में आपकी विजय हो जाएगी अगर प्रॉपर्टी का मामला है। ठीक है। और अगर तलाक का केस फंसा है तब क्या? भगवान की कृपा से 300+ तलाक बचाए हैं जिनके कोर्ट में केसेस थे और वो आज खुशी खुशी रह रहे हैं, वापस ले लिए उन्होंने केसेस। अच्छा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरी है तो कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस और सही रेमेडीज। फिर भी मैं कहता हूं, जैसा मैंने अभी बताया कि एक तो सोते समय जो मैंने नाड़ी वाला उपाय बताया वो ध्यान रखना है पति पत्नी के रिश्ते के लिए। दूसरा, हर पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को शुक्रवार को कुछ ना कुछ जरूर दें। अच्छा, आप 50 रुपए दो, आप 100 रुपए दो, जैसी आपकी हैसियत है। आप कोई 1000 दे सकता है, कोई लाख दे सकता है, जैसी जिसकी हैसियत है वो जरूर दो। दूसरा, सम्मान से बात करना शुरू कर दो। पत्नी आपके घर की लक्ष्मी है, आप अगर पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते जीवन में आपके पास लक्ष्मी आएगी नहीं, ये लिख लो। तीसरा और इससे अच्छा उपाय मैं बता देता हूं, हर शुक्रवार शाम के समय जो पत्नी है वो क्या करें, घर में थोड़ी खीर बनाए, जरा सा केसर भी डाल दे, दूध और चावल की खीर, उसका भोग माँ लक्ष्मी को पति पत्नी साथ में बैठ करके लगाएं शाम के समय, और उस खीर को प्रसाद के रूप में घर में सब लोग ग्रहण कर लें। धीरे धीरे रिश्ते सुधरना शुरू हो जाएंगे, कुछ ही समय में डिफरेंस फील हो जाएगा। लेकिन अंकित जी कई बार ऐसा होता है, पैसा तो आ रहा होता है, ठीक ठाक है, लेकिन पैसा आने से पहले उसकी जाने की तैयारी हो जाती है कि 1 लाख रुपए अगर आने तो मतलब 1 लाख का खर्चा भी तैयार है। ये स्थिर लक्ष्मी कैसे मिले, स्थावर लक्ष्मी कैसे हासिल कर ले? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में सदा रहें, हमेशा स्थायी निवास उनका रहे, तो आप सबसे पहले तो अपने घर के झगड़ों को शांत कर लो। जिस घर में कलेश और झगड़े रहेंगे वहां मां लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होगा। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं अगर हो सके तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो। आप कुछ ही समय में फील करेंगे कि मां लक्ष्मी का निवास आपके घर में होना शुरू हो जाएगा। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन अंकित जी मुझे ये भी समझना है
कि कई बार हमने देखा है कि जिससे हम चाहते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, वो हमको नहीं मिलती या मिलता भी। हाँ, अपनी मनचाही किस्मत को या फिर अपने मनचाहे प्यार को हमें हासिल करना हो तो कुछ कर सकते हैं। उसके लिए जिम्मेदार है तो राहु और शुक्र, केवल 2 ग्रह जिम्मेदार हैं, उनको अच्छा कर लो, पहली चीज। दूसरी चीज, देखो जरूरी नहीं है कि इस ग्रहों के बैलेंस करने से आपकी शादी हो जाए, लेकिन आपके रिश्ते जरूर सुधर जाएंगे। शुक्र को अच्छा करने का सबसे प्रबल उपाय, आप छोटी छोटी कन्याओं को, जो 9 साल से कम उम्र की कन्या है, खाने की कोई भी सफेद चीज दान करना शुरू कर दो हर शुक्रवार। दूध, दही, चावल, घी, आटा, पनीर, जो मन करे आपका। दूसरा, राहु को आपको खुश करना है, आटे की छोटी छोटी गोली बनाओ, मछलियों को खिला दो। अब लोग कहेंगे आसपास मछलियां नहीं मिल रही, तो उससे आसान उपाय बता देता हूँ। बिस्किट मिल जाएंगे आराम से, कोई भी ग्लूकोज बिस्किट, पार्ले जी वाले बिस्किट मिल जाते हैं। एक मुट्ठी क्रश करो, रोज सुबह चींटियों को डालना शुरू कर दो, आपके बहुत सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। इनफैक्ट कर्जा उतारने का बहुत प्रबल उपाय है ये। राहु को भी शांत करता है, केतु को भी करता है, और आपका कर्जा भी इससे कम हो जाता है। रोका हुआ व्यवसाय भी चल निकलेगा। ठीक है, लेकिन कई बार हमने देखा है अंकित जी, कुंडली में तो ज्योतिष बताते हैं भाई राजयोग है तुम्हारा, तो बड़ा भयंकर राजयोग बना हुआ है। लेकिन वो एक और बता, गज केसरी योग भी बना हुआ है। कुछ कुछ योग तो मुझे भी पता चल गए अब। तो योग तो ये सारे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। ये कैसे योग हैं जो कुछ फायदा नहीं करते हैं? धीरे धीरे ज्योतिष सीखते जा रहे हैं आप। हाँ, मैं तो खुद पॉडकास्ट करूंगा। देखिए, अगर हम योग की, राजयोग की बात करें, तो राजयोग कोई योग कुंडली में नहीं है। अच्छा। कुंडली में अलग अलग योग होते हैं, जो अच्छे योग हैं उनको राजयोग कह दिया जाता है। अच्छा। ये कॉमन नेम है। और जैसे गजकेसरी योग है, वो भी एक राजयोग है। ठीक है, जैसे और भी लक्ष्मी नारायण योग हो सकता है, सरस्वती योग हो सकता है, और बहुत सारे योग कुंडली में है। राजयोग डिपेंड करता है कि वो कितना प्रबल है, ग्रहों की स्थिति कितनी प्रबल है। अगर स्थिति प्रबल नहीं है तो राजयोग इफेक्टिव नहीं होगा। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि राजयोग हर इंसान के लिए अलग होता है। आप सोचिएगा कि किसी गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में 25,000 30,000 की टीचिंग की नौकरी लग जाए, उसके लिए वही राजयोग है। लेकिन एक बिजनेसमैन खानदान में, अरबपति खानदान में जन्मा हुआ बच्चा, उसके लिए 25 लाख रुपए भी राजयोग नहीं है। तो राजयोग की कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं हो सकती है कि हम कहें कि आपकी कुंडली में राजयोग है तो आपका करोड़पति बनना तय है। राजयोग व्यक्ति टू व्यक्ति और कुंडली टू कुंडली ही निर्भर करता है। राहुल गांधी की कुंडली में राजयोग है, पर कह सकते हैं, क्योंकि सोने की चम्मच वो मुंह लेकर के पैदा हुए, तो कहा जा सकता है राजयोग है, लेकिन राजा बनना बहुत मुश्किल है। नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री, बहुत मुश्किल। ठीक है, 2026 को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि 2026 में डिटेल पॉडकास्ट करूंगा आपके साथ, लेकिन अभी फिलहाल ग्लिम्स के तौर पे 2026 क्या लगता है आपको? प्रभु ने चाहा तो भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। युद्ध होना है, निश्चित है, तैयार रहें। और कहीं ना कहीं आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ऐसा भी निश्चित मुझे नजर आता है। भूकंप, हालांकि भूकंप हर साल लगभग कहीं ना कहीं आते हैं जी, लेकिन भारतवर्ष के कुछ पहाड़ी राज्यों को इस बार विशेष सतर्क रहना होगा, ये मैं जरूर कहूँगा। वर्ल्ड की तो आप छोड़ दीजिएगा बात, और बाकी तो जनरल चीज़ें हैं, जैसा रहा है। लेकिन सूर्य देवता आ रहे हैं, कहते हैं ग्रहों के राजा हैं सूर्य। 2026 में सूर्य का साल है, तो अब सूर्य देव आ रहे हैं, तो राजा को तो बहुत ठटरम पसंद होता है। अब वो आएंगे तो बहुत कुछ साथ में लेकर के भी आएंगे, और राजा को न्याय पसंद होता है। अब वो आएंगे तो न्याय भी करेंगे। अब बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2027, 28 या 32 में दुनिया खत्म होने वाली है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। ये भी एक, ये हम शायद, मुझे लगता है 1998 से मैं सुनता आ रहा हूँ। पहले 2000 में दुनिया खत्म होने वाली थी, फिर 2010 में होने वाली थी, फिर 2020 में होने वाली थी, अभी 2032 की प्रेडिक्शन है। ठीक है, लेकिन अब कुछ सवाल फटाफट आपसे पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सारे फ्यूचर देखते हैं कि पॉडकास्ट इंडस्ट्री में इतने सारे लोग आ गए, इतने पॉडकास्टर्स आ गए, जितने सिर पे बाल नहीं उतने पॉडकास्टर्स हैं। आपको क्या लगता है पॉडकास्ट का फील्ड आप कितना देख पा रहे हैं अभी और चल पाएगा? कलयुग में राहु राजा है घनश्याम जी, और ये राहु का फील्ड है। क्रिएटिविटी राहु तो देता है, तो ये चलेगा। और विश्वास कीजिए आपका भी चलने वाला है। मेरा तो ईश्वरीय कृपा से ठीक चल रहा है, और भी चलने वाला है। चाहता हूं कि भाई ये, क्योंकि कई बार जब ज्यादा प्लेयर हो जाते हैं मुझे लगता है वो इंडस्ट्री डूबने लग जाती है। बिल्कुल। हाँ, तो अभी आप कह रहे हैं पॉडकास्ट अभी चलेगा। ठीक है, अभी चलने वाला है, अभी फ्यूचर लंबा है, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो कुछ सवाल जल्दी जवाब भी जल्दी। बिल्कुल। दिन की शुरुआत किससे करना शुभ है? सूर्योदय, पूजा पाठ या मोबाइल चेक करना? निश्चित रूप से भगवान का नाम लेने से। ठीक है, अगर टाइम ट्रेवल आप कर सकते तो किस युग में जाते? महाभारत, रामायण या फिर भविष्य का कोई समय? रामायण। शायद मेरे आराध्य देव प्रभु श्री राम और बालाजी महाराज के दर्शन मुझे वहां हो जाए। ज्योतिष में सबसे पॉजिटिव ग्रह बृहस्पति, शुक्र और बुध? देखिए, कलयुग में तो शुक्र, हर कोई पैसा चाहता है,
लेकिन मेरे लिए अगर मैं पर्सनली बात करूं तो बृहस्पति, क्योंकि वो ज्ञान के कारक है। सबसे अच्छी राशि कौन सी है? सिंह, तुला, कर्क। हालांकि मेरी स्क्रिप्ट लिखने वाले ने मिथुन नहीं जोड़ा, मैं जोड़ दे रहा हूं। सिंह, तुला, कर्क या मिथुन? वैसे चारों राशि अच्छी हैं, कोई राशि कभी खराब नहीं होती, और सब राशियों का अपना अपना समय बदलता रहता है, तो हम ये पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि कोई एक राशि खराब है या अच्छी है। मिथुन के लिए कैसा समय देख पा रहे हैं आप आने वाले समय में? देखिए, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और जो भी ग्रह चाल है वो काफी पॉजिटिव होने वाली है 2026 में, काफी अच्छा राइज देखेंगे। ठीक है। सबसे रोमांटिक राशि कौन सी है? मीन, वृषभ या तुला? अगर हम ग्रहों के हिसाब से बात करें तो वृषभ और तुला के स्वामी शुक्र हैं, तो उसी को कह सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है ज्योतिष में। ठीक है। जिंदगी में ज्यादा मायने क्या रखता है ज्योतिष के हिसाब से, भाग्य या फिर मेहनत? दोनों इक्वली, 100%। अगर आपके मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन आपके भाग्य में नहीं है, तो भी आप मेहनत करते रहेंगे। एक मजदूर जीवन भर ईंटें ढोता रहता है, लेकिन कभी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। कुछ लोग बहुत शॉर्टकट में वहां पहुंच जाते हैं। और अगर आपके भाग्य में है और लेकिन आपने कर्म नहीं किया, मैं कहूं कि आपके भाग्य में आपको नौकरी मिल जाएगी, आप इंटरव्यू देने न जाएं, तो कोई आपके घर ऑफर लेटर लेकर के नहीं आएगा। तो दोनों इक्वली, दोनों का 50-50% पोर्शन। ठीक है। सबसे लकी वीकडे कौन सा है? सोमवार, गुरुवार, शनिवार या कोई और आपको, जहां जिस दिन पे हमको काम शुरू करना चाहिए? देखिए, वैसे तो सारे दिन लकी हैं, लेकिन अलग अलग कामों के हिसाब से। जैसे मैं कहता हूँ मंगलवार को कर्जे मत लो, मत दो, वरना वो कर्जा जीवन में उतरेगा नहीं। तो ऐसे अलग अलग चीजें हो सकती हैं। रविवार के दिन मैं कहता हूँ कोई ऐसा अनैतिक कार्य मत करो, क्योंकि आपके पितरों का दिन है, सूर्यदेव का दिन है। शनिवार के दिन आप किसी को दिल मत दुखाओ, क्योंकि शनिदेव का दिन है। तो हर दिन की अपनी एक अहमियत होती है। ठीक है। ज्योतिष आपके लिए क्या है? विज्ञान, अध्यात्म या फिर जीवन जीने की कला? विज्ञान और जीवन जीने की कला। आध्यात्म ज्योतिष से संबंध रखता है, लेकिन पूर्णतः नहीं। अंकित त्यागी मेरे पॉडकास्ट में कब आ रहे हैं? अगले महीने, उससे अगले महीने, या फिर रोज? शायद प्रभु ने चाहा तो अगले महीने मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच अंकित जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा, निश्चित रूप और से। आपकी जबान पे आज सरस्वती बैठी हो, और झमाझम पैसे की बरसात व्यूवर्स पे होती रहे, आप पर होती रहे, मुझ पर भी होती रहे। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत आभार। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि आज की पॉडकास्ट में सारी बातें आपने सुनी, लेकिन उसके साथ एक ईमानदारी का पुट भी था, जो आपको एहसास दिलाता है कि कोई है जो बता रहा है कि ये हो पाएगा और ये नहीं हो पाएगा। ये ईमानदारी अक्सर हम मिस कर देते हैं कई बार, लेकिन आज ये ईमानदारी आपको पसंद आई होगी, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है, और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।